स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे थियरी बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी का। ये जो थियरी बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी है, इसमें हम क्या समझते हैं और किन अप्रोचेस के ऊपर अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, इनके ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहला, जब आप अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो हम किस अप्रोच को ध्यान में रखते हैं? पहली चीज़ तो एक तो बेसिस आता है आपका कैश और एक आता है एक्रूअल बेसिस। अब कैश बेसिस में क्या होता है बेटा? कैश बेसिस में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो असलियत में हमें कैश दें या हमारे तरफ से कैश वो ले जाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मशीन परचेज़ करी, तो अगर मैंने मशीन परचेज़ करी है तो भाई मेरे हाथ से कैश गई। अगर मेरे हाथ से कैश गई तो ही मैं कैश बेसिस के अंदर रिकॉर्ड करूँगी। अलग केस होता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने मशीन ली लेकिन पूरी पेमेंट नहीं करी, लेकिन फिर भी जो मेरी बकाया रकम है उसको भी मैं ऐड ऑन करूँ, तो वो हमारी एक्रूअल बेसिस के अंदर आ जाती है। अभी आपको दिख रहा होगा इसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप की हम ट्रीटमेंट देखते हैं, IFRS स्टैंडर्ड देखते हैं। ये सब क्या है बेटा? देखो, वर्ल्ड ओवर में अकाउंट मेंटेन करा जाता है, हर जगह पर अकाउंट है ना। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जहाँ पर अकाउंट के बिना कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हो, क्योंकि सिस्टमेटिक मैनर में हम सिंक्रोनाइजिंग नहीं कर पाते ना डिटेल ट्रांजैक्शन की। तो हर जगह जब अकाउंट को परफॉर्म किया जाता है तो कहीं पर किसी और रूल को फॉलो किया जाता होगा, कहीं पर किसी और रूल को फॉलो करा जाता होगा, अलग अलग रूल फॉलो करे जाते होंगे। भाई अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर पढ़ाई किया अकाउंट की और वो वर्किंग है अब सिंगापुर में, तो क्या वो अपने प्रिंसिपल्स को वहाँ पे फॉलो कर पाएगा? जिस तरह से उसने समझा अकाउंट्स को पढ़ना पढ़ाना, तो क्या वो उसी अकाउंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाएगा? वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे दूसरे कोई प्रिंसिपल्स यूज़ होते हों, है ना। तो इसी वजह से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर्म में आए। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक देश, दुनिया के हर कोने में एक ही जैसे होंगे। मतलब मर्जी चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे। क्लियर? अब हम कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को मान लेते हैं जो कि हमने मान करके चलना है। सबसे पहला, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। जब भी आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करें तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि मेरा बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, मेरा बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा। आप उसे स्ट्रक डाउन करने की ना सोचें कि भाई 1 महीना चलेगा फिर बंद हो जाएगा। नहीं, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि मेरा जो बिज़नेस है वो ऑलवेज़ एकदम चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हमेशा ये आगे तक चलता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है कि गोइंग ऑन कंसर्न अजम्पशन हम मानते क्यों हैं, और इसी को मानने की वजह से हम फ्यूचर की भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही एक रीज़न होता है कि हम आगे होने वाली घटनाओं को भी रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट के अंदर। मान लीजिए मेरी मशीन है, मशीन हमेशा समय के साथ रिड्यूस होगी, है ना। तो मशीन अगर हमेशा समय के साथ रिड्यूस होगी तो मैं उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू को भी रिकॉर्ड करती हूँ अपने अकाउंट में। रीज़न क्या है? रिड्यूसिंग वैल्यू को क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ? रीज़न यही है कि मुझे पता है कि मेरा बिज़नेस कभी बंद होगा नहीं, मुझे अपने बिज़नेस के लिए हमेशा आगे फ्यूचर की टेंडेंसीज़ को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी एजम्पशन मान के चलना है कि मेरा एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। जो भी प्रैक्टिसेस मैंने अभी करी करंट सिचुएशन में, वो मैं आगे भी करती रहूँगी और मेरा ये जो बिज़नेस है वो कंसिस्टेंट अप्रोच में चलता जाएगा। ठीक है। अब परफॉर्मेंस एक ईयर की दूसरे ईयर तक कंपेयर करना, उसमें एनालाइज करना, उसमें इंटरप्रेट करना कि हमने क्या मिस्टेक्स करी पहले, क्या नहीं करी, या क्या ऐसे रूल्स थे जो हम नहीं फॉलो कर पाए जिस वजह से हमारा प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ या लॉस हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें हम जब ध्यान में रख कर के काम करते हैं और कॉन्सिस्टेंट मैनर में काम करते हैं, तब जा कर के हमारा बिज़नेस एक स्टैंडर्ड लेवल तक
पहुंचता है। नेक्स्ट आता है एक्रूअल एजम्पशन। अकाउंटिंग इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट बेटा। तो अकाउंटिंग में सिर्फ कैश एजम्पशन को नहीं मान के चला जा सकता, एक्रूअल को भी हमने मान करके चलना होता है। एक्रूअल का मतलब जो चीज़ें एक्चुअल में मुझे कैश में नहीं मिली हैं उनको भी रिकॉर्ड करना, ताकि मेरे पास एक एविडेंस हो, एक प्रूफ हो कि हाँ भाई मेरे पास ये अकाउंटिंग डिटेल हैं और इस व्यक्ति से मुझे इतने पैसे और मिलने वाले हैं और ये अभी मिले नहीं हैं, या मैंने किसी लेट से ABC पर्सन है, उसको 5,000 का हर मंथ मेरा किराया जाता था और मैंने 2 मंथ का एक साथ दे दिया, तो अब अगले मंथ मुझे देना नहीं पड़ेगा। मतलब या तो आपने पहले से पे कर दिया हो या तो अभी भी आपके ऊपर बकाया हो, इसी को कहा जाता है एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल अजम्पशन को भी हमने मान करके चलना होता है। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कुछ सिद्धांत की बात करते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट जो सिद्धांत आता है अकाउंटिंग एंटिटी का सिद्धांत, उसे रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी क्या होती है? अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब होता है कि बिज़नेस और बिज़नेस चलाने वाला व्यक्ति दोनों ही एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाते हैं। मतलब बिज़नेस की अलग पहचान हो जाती है और बिज़नेस चलाने वाले की अलग पहचान होती है। एग्ज़ाम्पल देखेंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना रिलायंस कंपनी का एक फ़ोन लिया, है ना, एक फ़ोन लिया और वो 1 महीने में ख़राब हो गया। ठीक है, मैंने कोर्ट में केस कर दिया। तो मैं क्या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या रिलायंस की जो फाउंडर हैं उनके ऊपर केस करूँगी? नहीं, मैं किसके ऊपर केस कर रही हूँ? रिलायंस कंपनी के ऊपर केस कर रही हूँ। रिलायंस कंपनी, अरे वो इंसान तो है नहीं, रिलायंस कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यही अप्रोच हमें दिमाग में लेकर के चलना होता है बिज़नेस एंटिटी के कंसेप्ट में, कि जो भी व्यक्ति लेट से ABC कंपनी है, ABC कंपनी का मालिक है राजू, तो राजू की अलग पहचान हो जाती है और ABC की अलग पहचान हो जाती है। इट मीन्स द कंपनी कैन शू और मे बी शूड, मतलब उसके ऊपर कोई केस भी कर सकता है उसके नाम से, और वो कंपनी भी किसी और इंडिविजुअल के ऊपर केस भी कर सकती है। ठीक है, इसी अप्रोच की वजह से हम कैपिटल और ड्राइंग के अप्रोचेस को आगे लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंट्स में हम किस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं बेटा। सबसे फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन आती है वो ये आती है कि आप और कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। भाई आप सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू की चीज़ों को अगर इंक्लूड कर रहे हो, मीन्स ये सबसे ज़्यादा लिमिटेशन आ जाएगी। भाई कोई वर्कर है, उसकी बहुत अच्छी अप्रोच है बिज़नेस के रिलेटेड, तो आप उस अप्रोच को तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, है ना। कोई मैनेजर है, उसका काम करने की टेंडेंसी बहुत ही अच्छी है, आप उसे तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो ना। तो ये सब एक ड्रॉबैक साबित हो जाता है, क्योंकि अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, सबसे फर्स्ट ये 1 साल के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। 1 अकाउंटिंग ईयर जो हमारा फिस्कल ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू 1 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च को ख़त्म। अगर हम कैलेंडर ईयर अप्रोच को मान करके चलें तो फर्स्ट ऑफ जनवरी टू 31 दिसंबर का अप्रोच है। फिर फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल है, हम जो भी अकाउंट के रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं आखिरी में, उसमें हम सारी डिटेल, सब कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास इतनी पूंजी है, हमारे पास इतनी असेट्स हैं, इतनी संपत्ति हैं, सब कुछ हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति हमेशा हमारे बिज़नेस पर नज़र रखता है। भाई नज़र कैसे रखता है? नज़र ऐसे रखता है कि वो अपना पैसा हमारे बिज़नेस में लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो हमेशा ये जानने को रहेगा आगे कि ये जो भी डिस्क्लोज़ कर रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या ये जेन्युइन चीज़ें हैं। अगर जेन्युइन चीज़ें होंगी तभी वो अपना पैसा लगाएगा, वरना वो पागल थोड़ी है कि वो अपना पैसा लगाएगा और लॉस को इनकर करे।
एक दूसरा अप्रोच आता है, प्रिंसिपल आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ों को अज्यूम करेंगे जो कि मटेरियलिस्टिक हैं, जो दिखें, जो समझ में आए मॉनेटरी पर्सपेक्ट से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इममटेरियल चीज़ों को भी रिकॉर्ड करते जाइए। मैंने ज़बान दे दी किसी को, तो वो ज़बान का कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपने अभी समझा कि हम कैश की ट्रांजैक्शंस को या जो चीज़ें मिलने वाली हैं हम उनको देखते हैं, है ना, या उसका कुछ प्रूफ होता है तो देखते हैं। ये थोड़ी है कि भाई हमने ज़बान, इस फला आदमी ने मुझे ज़बान दे दी तो फिर हम उस ज़बान को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच को हमने अकाउंट में ध्यान रखना होता है। उसके बाद प्रूडेंस कंसेप्ट है। प्रूडेंस कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बेटा। फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, एक बार को मैं वो रिकॉर्ड नहीं करूँगी, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे लॉस हो रहा है ना, तो मुझे अकाउंट में ज़रूर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फ्यूचर में अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। भाई मैंने मशीन ली तो मुझे पता है हर साल के बाद क्या होगा, ये रिड्यूस होगी इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। तो इसी वजह से हम डेप्रीशिएशन, मशीन असेट्स के ऊपर लगने वाली जो घिसाई की अमाउंट होती है या उसकी रिडक्शन वैल्यू की अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसे डेप्रीशिएशन कहा जाता है। इसी रीज़न की वजह से हम, प्रूडेंस रीजंस की वजह से हम डेप्रीशिएशन के अकाउंट को भी मेंटेन करते हैं, ताकि हमें इनफैक्ट हर साल के एंड में पता चल जाए कि हमारी मशीन या हमारी एसेट की कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है। ओके। उसके बाद हमारा अप्रोच आता है कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद हमारा अप्रोच आता है कॉस्ट कंसेप्ट। मेरा फ़ोन थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेटा। ओके, वील नेक्स्ट, हाँ दूसरा एक और बनाऊंगी।